Hello students, in previous video lecture we are discussing about Kirchhoff first law. Now we are discussing Kirchhoff second law. तो Kirchhoff second law को जानने से पहले हम इसके कुछ बेसिक्स के बारे में जानेंगे। बेसिक्स क्या होता है कि जो यहाँ एक मिनट, जो हमारा किरचॉफ का सेकंड लॉ है, किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वो एक तो पहला तो कि ये क्लोज सर्किट के अंदर काम करेगा। क्लोज सर्किट मतलब कि ये मान लिया कि ये कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें कोई सेल वगैरह सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें। इसको हम एक नेटवर्क बीएससी सेकेंड ईयर में हम मानते हैं कि ये एक नेटवर्क है, ठीक है। तो इसके अंदर सेल्स, रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस वगैरह सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ये एक ऐसा सर्किट है, हमारा एक क्लोज सर्किट है। पहला तो इम्पोर्टेंट यही होता है कि किरचॉफ का जो सेकंड नियम जो होता है वो क्लोज सर्किट के अंदर ही काम करता है। और एक फिर क्लोज सर्किट पहले नियम में हमने करंट का मान निकाला था और सेकंड नियम में हम किसका मान निकालेंगे? वोल्टेज का मान फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वोल्टेज का मान फाइंड आउट करेंगे तो किरचॉफ के जो दूसरा नियम है, जो सेकंड नियम है, उसको हम क्या कहते हैं? वोल्टेज लॉ ऑफ किरचॉफ भी कहते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ और वोल्टेज लॉ ऑफ किरचॉफ। अब सबसे पहले नियम को जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उसका स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि विदाउट स्टेटमेंट वी नेवर डू द डेरिवेशन ऑफ एनी लॉ या एनी थ्योरम, ओके। तो किरचॉफ के नियम का स्टेटमेंट ये है कि कोई भी अपने पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, मान लिया कि कोई भी हमारे पास ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है और ये इसमें सेल जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस करंट की डायरेक्शन हमको पता ही है, प्लस से माइनस की तरफ जाता है। ये रेजिस्टेंस R1 मान लिया, R2 मान लिया, सेल E1 मान लिया और सेल E2 मान लिया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा होता है हमारा? हमेशा क्लोज होता है, क्योंकि अगर कहीं से भी इलेक्ट्रिक सर्किट ओपन होगा तो करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एक निश्चित दिशा, मतलब कि इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम चलेंगे तो उधर चलते वक्त वोल्टेज का बीजगणितीय योग, मतलब कि एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज कितना होगा? 0 होगा। हिंदी वाले बच्चों के लिए, जैसे कि किसी भी वैद्युत परिपथ में या किसी भी बंद लूप वैद्युत परिपथ में एक निश्चित दिशा में चलते हुए वोल्टताओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये क्या है? इसका स्टेटमेंट है। तो हम इसका स्टेटमेंट लिख लेंगे। इन ए लूप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, algebraic sum of all voltage is 0। कब है ये 0? इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। इसके लिए हो गया। अभी हम जैसे कि हम यही डायग्राम लेके चले, ये फिगर का नाम हम दे देते हैं, दिस इज फिगर 1, ओके। तो फिगर 1 के हम क्या क्या लिख सकते हैं? इसकी कंस्ट्रक्शन में हमने क्या क्या किया है कि हम इसमें लिख सकते हैं कि उपरोक्त परिपथ में R1 और R2 दो क्या प्रतिरोध जुड़े हुए हैं और दो सेल E1 और E2 जुड़े हुए हैं। प्रतिरोध R1 पर विभव पतन का मान V1 है और प्रतिरोध R2 पर विभव पतन का मान कितना है? V2 है। ये सब हम चीज़ें लिख सकते हैं। तो इसके हम क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू फिगर, in above circuit, according to figure in circuit
या इन अबव सर्किट resistance R1 and R2 are connected and on resistance R1 and R2 the value of voltage fall is क्या है V1 और V2। ओके the voltage fall V1 and V2 in the direction of current in the direction of current। ठीक है, अभी इसमें भी साइन कन्वेंशन का रोल होता है। साइन कन्वेंशन का रोल होता है, मान लिया कि हमने ये पर्टिकुलर डायरेक्शन ली, ये वाली, ठीक है। पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हुए अगर हम चलते जाएंगे तो हम पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे, और जैसे ही हम पर्टिकुलर डायरेक्शन के अपोजिट करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे, और जैसे ही करंट की साइड डायरेक्शन के अपोजिट चलेंगे तो हम नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। मतलब कि जैसे कि इधर से करंट पास हो रही है तो ये प्लस और ये माइनस, तो करंट की डायरेक्शन में है, तो इधर वोल्टेज फॉल का मान जो V1 है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, इसको भी ऐसे पॉजिटिव। सेल के अंदर क्या होता है कि सेल के अंदर अगर हम पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे की तरफ जाते हैं, समझना इस बात को, कि सेल के अंदर जब हम पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे की तरफ जाते हैं तो हम साइन का यूज़ करते हैं पॉजिटिव का। कब है ये बात? सेल के अंदर। और जब हम नेगेटिव सिरे से पॉजिटिव सिरे की ओर जाते हैं तो साइन का यूज करते हैं नेगेटिव का। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट, ये सभी चीज़ें किस में है? करंट की डायरेक्शन में है, तो इनको हम कैसे लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। देन these are considered कैसा? पॉजिटिव। और अगर इसके विपरीत होता, विपरीत मतलब कि अगर हम करंट की डायरेक्शन में के अपोजिट चलते, अगर हमारी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती, तो ये सभी चीज़ें कैसे लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं हम। यहाँ लिख देंगे एंड फॉर अपोजिट डायरेक्शन for opposite direction the negative sign used। ठीक है, अभी एक बार हम इस सर्किट को दोबारा बना लेते हैं जिससे कि समझने में आसानी होगी। देखो, फिजिक्स समझ में आती है सर्किट से। अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक्स की जब बात करें तो बेहद सरल होती है इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन ये समझ में आती है जब हमें सर्किट समझ में आ जाता है तो हम उसकी सभी चीज़ें आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम सर्किट का कंस्ट्रक्शन दोबारा से कर लेते हैं। फिजिक्स हार्ड नहीं है, फिजिक्स को हार्ड बना दिया जाता है। ये एक बार वो पिछले वाला ही सर्किट हम दोबारा से कर लेते हैं। प्लस माइनस R1 R2 V2 और V1। इसको हम अगर नाम दें तो ये करंट की डायरेक्शन है A B C और D। ठीक है, तो डेरिवेशन में हम यहाँ पे बस साइन कन्वेंशन भी यूज कर लेते हैं। अगर इन बैटरी का केस हो तो नेगेटिव से अगर हम पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो हम साइन कैसा लेते हैं? नेगेटिव का। और पॉजिटिव से अगर बैटरी में नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो हम साइन कैसा लेते हैं? पॉजिटिव का लेते हैं। ठीक है,
और वैसे एक बार फिर से अगर हम डायरेक्शन इसकी ये माने करंट की डायरेक्शन के अंदर ही, ठीक है, तो इन लूप क्लोज लूप लेना है हमें। क्लोज लूप मतलब कि ABCD एंड A यहाँ से चले और वापस यहीं घूम के यहीं पे आ गए, तो ये हमारा कैसा हो गया, क्लोज लूप हो गया। अब एक बार इसके स्टेटमेंट पर जाओ। स्टेटमेंट ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज फॉल इज 0। देन यहाँ हमारा जो रेजिस्टेंस R1 है उसके ऊपर वोल्टेज फॉल कितना होता है, 0 नहीं सॉरी V1 है। तो ये करंट की डायरेक्शन में ही है, करंट भी ऐसे जा रही है और हम भी ऐसे चल रहे हैं, तो V1 आगे चलेंगे तो V2। अब यहाँ तक पहुँच गए हम। अब यहाँ ऐसे आएंगे तो सेल में कहाँ से जा रहे हैं, प्लस टू माइनस पॉइंट। तो प्लस से माइनस की तरफ हम जब चलते हैं तो हमारा साइन कैसा यूज होता है, पॉजिटिव का। देन प्लस ये सेल E2 है, ये सेल E1 है, प्लस E2 और इधर आए इस सेल में हम कैसे जाएंगे उधर पहुंचने के लिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और नेगेटिव टू पॉजिटिव सेल में होता है नेगेटिव साइन कन्वेंशन। तो यहाँ हो जाएगा माइनस के E1 इक्वल टू कितना, 0। अभी एक दूसरा भी केस ले लेते हैं कि कह रहे हैं सर हम तो चल रहे हैं इधर से लेकिन करंट तो इस सेल की वजह से भी फ्लो हो रही है सर्किट के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे चल लो। अभी हम चल रहे हैं इधर, करंट फ्लो हो रही है इधर, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो यहाँ से चलेंगे तो यहाँ हमारे पास पहले तो हम अपोजिट चल रहे हैं करंट की डायरेक्शन के, तो V2 तो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे ही नेगेटिव का V1, इधर प्लस का कौन सा आ जाएगा, E1 प्लस का आ जाएगा, एंड नेगेटिव E2 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो आप ही बताओ क्या इक्वेशन 1 और 2 में कोई फ़र्क है या दोनों इक्वेशन सेम है। तो यहाँ पर हम क्या जानते हैं कि दोनों इक्वेशंस कैसी हैं हमारे पास, सेम टू सेम है। यहाँ से हम फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम क्या भी लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 V1 प्लस V2 इज इक्वल टू E1 प्लस E2। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में नेगेटिव साइन का मतलब होता है डायरेक्शन से, ठीक है। बाकी इसका नेगेटिव साइन का कोई वो नहीं होता कि रोल नहीं होता। रोल केवली ओनली एंड ओनली डायरेक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है जो नेगेटिव साइन है, वरना इसका वास्तव में तो अर्थ ये होता है, जब हमारे पास E1 माइनस E2 जो आया था उसका वास्तव में अर्थ क्या होता है, वास्तव में इसका अर्थ होता है कि E1 प्लस E2 डेट इम्प्लाइज E1 प्लस, इसके अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस का E2, ये होता है एग्जैक्ट तो इसका मीनिंग। तो इक्वेशन 2 से हम क्या लिख सकते हैं, इस वाली इक्वेशन से, इक्वेशन इसको 1 दे देते हैं ना, कंप्लीट को इसको 2 दे देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हम क्या कह सकते हैं कि जो ये हमारा क्लोज लूप है इसमें वोल्टेज फॉल का मान परिपथ में उपस्थित जो ये सेल है इनके विद्युत वाहक बल मतलब कि EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन, इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम इक्वेशन 2 it is clear that in a closed loop the value of the sum of voltage fall is equals to electromotive force, sum of electromotive force मतलब कि EMF ऑफ द सेल्स, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा किरचॉफ के दो नियम कैसे हैं। अगर एग्जाम्पल में
एग्ज़ाम में हम आ जाता है, ये तो 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आप यह मत लिख दीजिएगा कि किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार ये होता है, वोल्टेज पतन का मान इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। आपको पूरी डिटेल्स के पूरी की पूरी डिटेल्स लिखनी होती हैं इसके अंदर। जब आपको पूरी डिटेल्स लिखोगे तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे, और आपको अगर इसमें भी कंजूसी करोगे तो एग्जामिनर भी कंजूसी करेगा। डेफिनेटली है, एग्जामिनर भी कंजूसी करेगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा किरचॉफ का नियम। देन थैंक यू।